नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के प्रश्नों को पढ़ेंगे और ये प्रश्न आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, उन सभी प्रश्नों को बताया जाएगा। और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और अच्छे से क्लास को करते हैं। तो देखिए, ये है आज का हमारा 41 नंबर का क्लास। इससे पहले के जो 1 से लेकर के 40 नंबर के क्लास हैं वो सभी YouTube चैनल जीएस बाय आकाश पे अपलोड है, आप लोग जा करके उसे भी पढ़ सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि भारत के, यहाँ पे के लिखिए, भारत के राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। भारत के राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो ये देखिए, अलग अलग राज्यों को अलग अलग नाम से उपमा दी गई है। तो जैसे चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं, तो अपने उत्तर प्रदेश को कहते हैं। किसे कहते हैं? चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश राज्य को कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले यहीं पे, अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो विश्व में चीनी का जो कटोरा किस देश को कहते हैं, तो वो क्यूबा को कहते हैं। किस देश को कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। किस कंट्री को कहते हैं? क्यूबा को। विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप लोग और क्या बातें ध्यान रखेंगे? देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन, क्योंकि चीनी किससे बनता है? चीनी गन्ने से बनता है। तो अगर आपसे पूछे कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो ये होता है आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक चीनी मिल किस राज्य में है, किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल, चीनी जिसे चीनी बनाया जाता है, चीनी मिल किस राज्य में है, तो ये सबसे ज़्यादा चीनी मिल आपके है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले, अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश के बारे में, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और उत्तर प्रदेश में गन्ने का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है, गन्ने का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसके अलावा आलू का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहाँ पे? आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिविजन करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि भारत के राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं, तो क्यूबा को कहते हैं। चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। उसके अलावा गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन आपके उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन अगर पूछे कि सर्वाधिक चीनी मिल किस राज्य में है, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा चीनी की मिल लगाई गई है, जिससे चीनी बनाया जाता है। सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन हो गया, सर्वाधिक गेहूँ का उत्पादन हो गया। गन्ने का, गेहूं का, आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन तो अपने उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है जो कि किससे है? बायो से है। बायो से अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड जो होता है ये वसा होता है। क्या है? ट्राइग्लिसराइड। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये वसा है। इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, अब वसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपसे पूछे कि वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम, जो कि ये एग्जाम में पूछा गया है, तो हमारे शरीर में लाइपेज नामक एंजाइम जो होता है, लाइपेज, ये वसा का पाचन करता है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और वसा का एक गुण होता है कि अगर वसा 20 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा तो ये ठोस अवस्था में रहता है। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा ये पिघलना चालू हो जाएगा। ठीक, तो ये वसा 20 डिग्री सेल्सियस पे ठोस अवस्था में रहता है। अगर किसी के शरीर में वसा की अधिकता हो जाती है तो कौन कौन सी बीमारी होगी, ये भी एग्जाम में पूछा गया वसा के अधिकता से। तो देखिए, एक तो हृदय संबंधित रोग हो जाएगा, हृदय संबंधित रोग हो जाएगा, और मोटापा हो जाएगा आदमी के बीच में, आदमी को मोटापा होने लगेगा। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे उच्च रक्तचाप,
उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये भी एग्जाम में एसएससी वाले पूछे थे एक बार कि उच्च रक्तचाप को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन, और निम्न रक्तचाप को क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। तो रक्तचाप ये बहुत ही अलग बीमारी है। अगर मान लो ब्लड प्रेशर किसी को है तो फिर वहाँ पे दिक्कत होती है, ज़्यादा कम बातों पे ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे जो कि एग्जाम में पूछा गया है, जो ऊँट के कुबड़ होते हैं, ऊँट के कुबड़ पीठ पे ऐसे उभरा नुमा ऊँट के होता है, उसको कुबड़ बोलते हैं। और ऊँट के कुबड़ में वो ऊँट क्या करते हैं, वहाँ पे वसा को संग्रहित रखते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, वसा को वहाँ पे ऊँट क्या करते हैं, संग्रहित रखते हैं। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ऊँट के कुबड़ में क्या होता है, वसा वहाँ पे भी संग्रह करके ऊँट लोग रखे रहते हैं। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसका रिवीजन करेंगे। देखिए ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ये एक वसा है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वसा का पाचन एंजाइम कौन सा करता है, तो लाइपेज नामक एंजाइम वसा का पाचन करता है। 20 डिग्री सेल्सियस पे वसा ठोस अवस्था में रहता है। वसा की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो वसा की अधिकता से एक तो हृदय संबंधी रोग होता है, मोटापा हो जाता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है जिसे हाइपरटेंशन बोलते हैं, निम्न रक्तचाप को हाइपोटेंशन बोलते हैं। ऊँट के कुबड़ में वसा का संग्रह करके रखता है वो, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, ऊँट का कुबड़। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी यहाँ पे साइंस से ही है। अब अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि फला मशीन से किस चीज़ की जांच होती है। इस तरह के भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम की से जांच होता है। तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो यही मशीन है EEG, जिसे आप लोग किस चीज़ के मापन में प्रयोग करते हैं, तो इससे मापा जाता है, हृदय की जांच होती है। तो हृदय की जांच इससे नहीं होती है, ECG से होती है। इससे जांच होता है मस्तिष्क का। ठीक, किस चीज़ का जांच होता है, मस्तिष्क का। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा और इससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए एक आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछे कि अगर ECG मशीन से किस चीज़ का जांच होता है, ECG, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कार्डियो शब्द जहाँ पे आपको आ जाए इसका मतलब कि वो हृदय से संबंधित चीज़ें हैं, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इससे मापा जाता है हृदय को। किसे, हृदय के बारे में इसे जांच किया जाता है, हृदय की जांच की जाती है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि MRI मशीन से किस चीज़ की जाँच की जाती है, तो MRI मशीन को कहते हैं, इसे कहते हैं मैग्नेटिक, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसे बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इससे जांच की जाती है, MRI से पूरे शरीर की जांच होती है, इससे पूरे शरीर की जांच होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि स्फिग्नोमैनोमीटर से हम लोग किस चीज़ की माप करते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर से किस चीज़ की माप करते हैं, तो स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है आपका, इससे मापते हैं हम लोग रक्त का इससे जांच करते हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और जितने भी प्रश्न यहाँ पे लिखे गए हैं सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम से जांच होता है, तो जिसे EEG मशीन बोलते हैं, इससे मस्तिष्क का जांच होता है। इसके अलावा ECG मशीन से जांच होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आप लोग फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इससे हृदय का जाँच होता है। इसके अलावा MRI मशीन, जिसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं, इसे जांच होता है पूरे शरीर की। उसके अलावा अगर आपसे पूछे स्फिग्नोमैनोमीटर से, तो इसे रक्त की जांच होती है। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर इस क्लास को आपको PDF चाहिए तो PDF जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग को वहाँ पे जा करके इसका PDF मिल जाएगा। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, उन्हें भी बताइए। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या होगा। तो इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें आपको कन्वर्ट करके जवाब बताना होता है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, C-0/100 सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस से आपको अगर जाना हो फ़ारेनहाइट में तो इसका एक फार्मूला होता है F-32
32/180। अब इसी फार्मूले पे आप रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा C। तो यहाँ पे देखिए C यानी कि डिग्री सेल्सियस का मान दिया हुआ है, तो डिग्री सेल्सियस की जगह पे C लिखेंगे, उसको 0 में से घटाएंगे तो 40 ही होगा। तो 40 लिख देंगे, बटे 100 है तो 100 लिखेंगे, बटे आपको F का मान आपको फाइंड करना है 32, इसको घटा देंगे, बटे 180 लिख देंगे। तो यहाँ पे 0 से ये 0 कट रहा है, 10 से ये 0 कट रहा है, ठीक। उसके अलावा अब यहाँ पे तिरछा गुणा कर दीजिए, ये तो आपको आता ही है। तो 18 चौक 72, यहाँ पे 72 हो जाएगा। उसके बाद बराबर F माइनस 32। अब 72 को इस तरफ ले जाएंगे, अब माइनस 32 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा, तो ये हो जाएगा 104 डिग्री सेल्सियस, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, इसका जवाब कितना हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। तो इस तरह से आप लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी साइंस से है। तो इस क्लास की खास बात ये है कि यहाँ पे आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, उसके बाद साइंस, सभी का रिवीजन आपको हो जाएगा। देखिए साइंस में आपको यहाँ पे फिजिक्स से भी प्रश्न मिल रहे हैं, उसके बाद बायो से भी मिल रहे हैं, उसके अलावा केमिस्ट्री से भी प्रश्न मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का रिवीजन होने वाला है। तो देखिए अब विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है वो वाट होती है। अगर विद्युत शक्ति पूछे, यहाँ पे विद्युत शक्ति पूछे तो वाट। अगर आपसे पूछे कि विद्युत धारा की माप, विद्युत धारा का वो इकाई बताइए, तो आपको बताना है क्या, एम्पियर। अगर विद्युत धारा पूछे तो एम्पियर। अगर आपसे पूछे कि विद्युत विभव का विद्युत विभव या फिर विभवांतर किस में मापते हैं, विभवांतर किस में मापते हैं, तो विद्युत जो विभवांतर है इसको मापते हैं हम लोग किस में, वोल्ट में मापते हैं। किस में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं, ठीक। अगर वहीं और भी कुछ पैमाने की बात करें, अगर आपसे पूछे कि दाब को किस में मापते हैं, तो दाब को मापते हैं पास्कल में। किस में, पास्कल में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है, तो इसको मापते हैं बार में। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। दोनों क्या, जितने भी प्रश्न लिख रहे हैं क्लास में सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक। किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपसे पूछे कि कुछ और बातें, जैसे कुछ एडवांस बातें भी आप लोग को याद रखना चाहिए, जैसे पराध्वनिक तरंगें किस में मापी जाती हैं, या फिर पराध्वनिक जो गति होती है, पराध्वनिक गति, इसको किस में मापते हैं, तो इसको मैक में मापते हैं, ठीक, मैक में मापते हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जितने भी यहाँ पे प्रश्न लिखे गए हैं सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए विद्युत शक्ति की इकाई अगर आपसे पूछ ले तो वाट बताएंगे। क्या बताएंगे, वाट। अगर विद्युत धारा की इकाई पूछ ले तो एम्पियर बताएंगे। अगर विद्युत विभवांतर की इकाई तो वोल्ट बताएंगे। अगर वहीं पे दाब की इकाई पूछ ले तो पास्कल होता है। ये सभी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। वायुमंडलीय दाब तो हजारों बार पूछा गया है, दाब का मात्रक पास्कल हजारों बार पूछा गया है। और ध्वनि की जो गति होती है, जो कि वायुयान मिसाइल वगैरह में होती है, वो मैक में मापी जाती है। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से इस प्रश्न से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, फिर साइंस से आ गया। साइंस का प्रश्न कह रहा है कि विद्युत मोटर में कौन सा परिवर्तन होता है। तो विद्युत मोटर क्या करता है, जब आप लोग उसे करंट देते हैं तो वो आप लोग को पानी देता है। अगर पानी में लगा हो तो पानी देगा, पंखे में लगा हो तो हवा देगा, और भी किसी काम में लगा हो तो वो अपना काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को ये कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को ये कन्वर्ट करने का काम करता है किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। क्या, यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। विद्युत ऊर्जा को ये कन्वर्ट करता है यांत्रिक ऊर्जा में। अब यहाँ पे विद्युत मोटर के बारे में थोड़ी सी साइंस के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि विद्युत मोटर में कौन सा सिद्धांत काम करता है, विद्युत मोटर में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है, तो इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत काम करता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत चुंबकीय कौन सा सिद्धांत काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत काम करता है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि ये कार्य कैसे करता है, किसके नियम पे कार्य करता है, तो कार्य की बात करें, सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण बताएंगे। अगर कार्य किसके नियम पे करता है तो ये बताएंगे कि फैराडे के नियम पे कार्य करता है। किसके नियम पे, फैराडे के नियम पे कार्य करता है। ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। विद्युत मोटर की बात करें, अगर आपसे पूछे कि विद्युत जनित्र क्या काम करता है, इसका उल्टा होता है। विद्युत जनित्र की बात करें, विद्युत जनित्र
जनित्र जिसे जनरेटर भी बोलते हैं, जनरेटर जो आपके शादी विवाह में आप लोग देखते होंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है उसको विद्युत जनित्र ही बोलते हैं। और इससे ये कौन सा परिवर्तन इसमें होता है, तो वो क्या काम करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, ये करता है विद्युत ऊर्जा में। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि विद्युत मोटर में कौन सा परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को बदल देता है यांत्रिक ऊर्जा में। इसका ठीक उल्टा होता है विद्युत जनित्र जिसे जनरेटर बोलते हैं, ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है विद्युत ऊर्जा में। ये दोनों बातें एग्जाम में हजारों बार पूछी गई हैं, आप लोग याद रखिएगा। विद्युत मोटर का सिद्धांत, ये रेलवे वगैरह में बहुत ज़्यादा साइंस आते हैं, इस वजह से रेलवे का फॉर्म आने वाला बहुत सारे, करीब 1 लाख के करीब, तो इसी वजह से आप लोग साइंस वगैरह खूब अच्छे से पढ़िए। तो देखिए विद्युत मोटर में कौन सा सिद्धांत काम करता है, तो इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत काम करता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कार्य ये फैराडे के नियम पे करता है। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। अग्रणी का मतलब होता है आगे। किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में आगे है, तो एक खनिज का नाम सुने होंगे आप लोग, अभ्रक। वैसे तो बहुत सारे खनिज के उत्पादन में आगे है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन में सही किया था आपके अभ्रक को। तो ये आपके जियोग्राफी का प्रश्न है, ये सभी आते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी में, वर्ल्ड जियोग्राफी का ये प्रश्न है। तो अभ्रक के उत्पादन में, जिसे माइका भी बोलते हैं, अभ्रक को ही क्या बोलते हैं, इसे माइका भी बोलते हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अभ्रक को ही क्या बोलते हैं, माइका। ठीक, इसके उत्पादन में भारत आगे है विश्व में। अब कुछ और खनिज देख लेते हैं जिसके उत्पादन में भारत विश्व में आगे है, या फिर भारत का कौन सा राज्य किस खनिज में उत्पादन में आगे है। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि जिप्सम के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य है, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है, तो जिप्सम का जो सर्वाधिक उत्पादन की बात करें वो आपके करता है राजस्थान। कौन सा राज्य करता है, राजस्थान जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। उसके अलावा अगर विश्व में बात करें तो चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा, कई बार एग्जाम में पूछा गया, चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, तो मैक्सिको करता है चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि अफीम की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पे होती है, अफीम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा करता है, तो ये अफगानिस्तान करता है। कौन सा, अफगानिस्तान करता है अफीम का सबसे ज़्यादा उत्पादन। कभी डाटा में म्यांमार आ जाता है, लेकिन अभी म्यांमार इससे पीछे है। ठीक, उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पे कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया, कर्नाटक में होता है। मसाले का सर्वाधिक उत्पादन केरल में, जबकि अगर आपसे पूछे कि चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो पश्चिम बंगाल में। अभी पहले प्रश्न में हमने बताया कि गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, आपने बताया था उत्तर प्रदेश में होता है। चावल, गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तो ये ऐसे ही सभी प्रश्नों को आप लोग याद करते हुए चलेंगे, जिससे आपका एग्जाम आते आते सारे प्रश्न आपको तैयार रहे। तो देखिए अब अगला प्रश्न क्या है, ये प्रश्न का रिवीजन करेंगे। देखिए किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। वैसे तो बहुत खनिज के उत्पादन में अग्रणी है, लेकिन ये ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न था, आपको इसमें ऑप्शन मिलना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन जहाँ से ये प्रश्न लिया गया वहाँ पे अभ्रक सही था। अभ्रक को हिंदी में अभ्रक को माइका भी बोलते हैं। अब जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन, अब उत्पादन से प्रश्न आया है तो हम लोग चर्चा करेंगे उत्पादन के बारे में। तो देखिए जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान राज्य में, और चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन मैक्सिको करता है कंट्री। अफीम का सर्वाधिक उत्पादन ये अफगानिस्तान में करता है, जिसे हेरोइन, कुकिंग वगैरह बनाए जाते हैं अफीम से। उसके अलावा कर्नाटक जो है कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल जो है वो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अगला प्रश्न कि विद्युत धारा नापी जाती है, तो यहाँ पे फिर साइंस से प्रश्न आ गया कि विद्युत धारा किस में मापी जाती है। तो अभी हमने अगले प्रश्न में बताया कि विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं किस में, एम्पियर में। किस में मापते हैं, एम्पियर में विद्युत धारा को मापते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, किसमें मापते हैं, एम्पियर में विद्युत धारा को मापते हैं। विद्युत धारा मापी जाती है तो एम्पियर से मापी जाती है, एम्पियर में मापी जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि किस यंत्र से मापी जाती है, यहाँ पे यंत्र के बारे में ये पूछा है
यंत्र के बारे में ये पूछा है। तो ये अमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? अमीटर से। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, विद्युत धारा अमीटर से मापी जाती है। और अमीटर के बारे में 2 पॉइंट और आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये आपको प्रश्न पता है कि विद्युत धारा अमीटर से मापी जाती है। मुझे पता है कि ये प्रश्न आपको पता है, लेकिन अब आपको क्या याद रखना है कि अगर अमीटर को आपको परिपथ में जोड़ना हो तो किस क्रम में जोड़ेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और एक और पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि जो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध वो कितना होता है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। कितना होता है? 0। अब इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आपसे पूछे कि विभवांतर किस यंत्र से मापते हैं, विभवांतर अगर आपसे पूछ ले, विभवांतर ये किस यंत्र से मापते हैं विभवांतर, तो ये वोल्ट मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं विभवांतर। और वोल्ट मीटर को लगाते समय, इसको लगाते हैं हम लोग परिपथ में लगाते समय, इसको समांतर क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में लगाते हैं। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और एक और बातें आप लोग याद रखेंगे कि ये एक आदर्श वोल्ट मीटर का, एक आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध इसका उल्टा यानी कि कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। तो ये भी बातें आप लोग, अनंत होता है, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि विद्युत धारा मापी जाती है तो इकाई तो एम्पियर है, इकाई पूछेगा तो एम्पियर बताएंगे, लेकिन किस यंत्र से मापी जाती है विद्युत धारा, तो अमीटर से मापी जाती है। अमीटर लगाते समय हमेशा श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। उसके बाद एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है, ये भी बात एग्जाम में पूछी गई थी। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि विभवांतर किस में मापते हैं, तो विभवांतर मापने का यंत्र वोल्ट मीटर है और वोल्ट लगाते समय हमेशा समांतर क्रम में लगाना चाहिए। उसके अलावा अगर आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है आपसे एग्जाम में पूछे कितना होता है, तो ये अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा इकोनॉमी से है। क्या ये शायद कि वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है, तो देखिए वाक्यांश जो जस्ट डू इट है ये आपको मिलता है नाइकी के कोई सामान खरीदते होंगे अगर, नाइक जो है वो अमेरिका की कंपनी है। नाइक ये कंपनी कहाँ की है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नाइक जो कंपनी है ये अमेरिका की एक आईटी कंपनी है। किसकी, कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। लेकिन जब भी आप नाइकी का कोई सामान खरीदते होंगे तो उस पर देखते होंगे यहाँ पे जो भारत में बिकता है वो ज़्यादातर लोग बैग वगैरह खरीदते हैं वो कॉपी रहता है, उस पर जस्ट डू इट लिखा रहता है, तो उसका वाक्यांश है नाइकी कंपनी का। भारत में भी कई IT कंपनियाँ हैं जो भारत में अपना प्रसिद्ध है। जैसे अगर आपसे पूछे कि इन्फोसिस कहाँ की IT कंपनी है, इन्फोसिस ये कहाँ की IT कंपनी है, तो इन्फोसिस जो है ये भारत की IT कंपनी है। कहाँ की है? भारत की। अगर आपसे पूछे कि इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1981 में। अगर इसके हेड कौन है, तो NR नारायण मूर्ति इसके हेड है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, NR नारायण मूर्ति, ये सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक और विप्रो भारत की IT कंपनी है, विप्रो, ठीक, बहुत बड़ी IT कंपनी है विप्रो। इसके बारे में पूछा जाता है इसकी ये कहाँ की है कंपनी, तो ये अगर पूछे भारत की IT कंपनी है। स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इसके मतलब मालिक कौन है, तो इसके मालिक हैं हसाम प्रेम जी। कौन मालिक हैं इसके? हसाम प्रेम जी इसके मालिक हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। छोटी सी बात थी जिसे आप लोग को याद रखना चाहिए। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी का वो स्लोगन है, तो ये जो प्रश्न है ये एग्जाम में पूछा गया था, तो इस वजह से आप लोग को बताया गया। तो ये नाइक का है और नाइक कहाँ की कंपनी है? ये अमेरिका की एक IT कंपनी है। और इन्फोसिस ये भारत की एक IT कंपनी है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और इसके हेड जो है NR नारायण मूर्ति है। उसके अलावा विप्रो कहाँ की कंपनी है? भारत की है। स्थापना 1945 में। हेड इसके हसाम प्रेम जी हैं, हसाम प्रेम जी, ठीक। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला आ चुका है हमारा हिस्ट्री से प्रश्न, प्राचीन इतिहास से है। कह रहा है कि भास्कर की लीलावती
किस विषय, ये यहाँ पे हिस्ट्री से प्रश्न है कि भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है। तो ये जो भास्कर की जो पुस्तक है ये गणित विषय से संबंधित है। यहाँ पे पूछे किस विषय से संबंधित है ना, तो आप लोग बताएंगे गणित विषय से संबंधित है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गणित विषय की पुस्तक है। अब भास्कर लीलावती के बारे में क्या पूछा जाता है, इसके लेखक कौन है। तो लेखक यहाँ पे आपको पहले ही लिखा गया है, भास्कर है इनके लेखक। तो इनको भास्कराचार्य भी बोलते हैं, भास्कराचार्य, इनका पूरा नाम भास्कराचार्य है। उसके अलावा ये भास्कराचार्य कौन है, तो ये एक गणितज्ञ हैं, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा आप लोग इनके बारे में ये और ध्यान रखेंगे कि ये किस काल से संबंधित है, तो ये गुप्त काल से संबंधित है। इसके अलावा प्रश्न और भी कुछ पूछे जाते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये अर्थशास्त्र के लेखक ये जो है, अगर आपसे पूछे ये किस विषय से संबंधित है, तो ये राजनीति से संबंधित है। किससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि इसके लेखक कौन है, तो चाणक्य इनके लेखक हैं। चाणक्य का एक और नाम है, इनको बोलते हैं कौटिल्य। इनको क्या बोलते हैं, कौटिल्य भी बोलते हैं। और इनका एक और नाम है, इनको विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी इनको बोलते हैं। इनका एक और नाम है, इन्हें भारत का मैकियावेली भी बोलते हैं, भारत का मैकियावेली भी बोलते हैं। ठीक, भारत का मैकियावेली बोलते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं किस भारतीय लेखक को भारत का शेक्सपियर बोला जाता है, ये आप लोग क्या बता सकते हैं। अगर आप लोग बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। एक और पुस्तक के बारे में आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मिताक्षरा। अगर आपसे पूछे कि ये पुस्तक किस चीज़ से संबंधित है, तो ये हिंदू विधि से संबंधित है, हिंदू विधि से संबंधित है। अगर आपसे पूछे विधु नहीं विधि, हिंदू विधि से संबंधित है। ठीक, हिंदू विधि से ये पुस्तक संबंधित है। अगर मिताक्षरा के लेखक पूछे तो आप लोग बताएंगे कौन है, विज्ञानेश्वर है। कौन, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा के लेखक हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है, तो ये है गणित विषय की। यहाँ का इसका जवाब यहाँ पे लिखा गया है, गणित विषय का है ये। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि लेखक इसके कौन है, भास्कराचार्य हैं। और ये एक गणितज्ञ थे जो कि गुप्त काल से संबंधित थे। अर्थशास्त्र की बात करें तो ये राजनीति से संबंधित है। किससे संबंधित है, राजनीति से। और इसके लेखक हैं चाणक्य, जिनका कौटिल्य भी नाम है, विष्णुगुप्त भी नाम है, और इन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। मिताक्षरा हिंदू विधि से संबंधित है और इसके लेखक हैं विज्ञानेश्वर। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो ये भी आए दिन एग्जाम में पूछा जाता है और स्टार्टिंग में ज़्यादा आता है, या फिर हाँ स्टार्टिंग में ये आएगा कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में प्रचलित है। तो ये है आपकी बिहार में। कहाँ की, बिहार में ये फेमस है। और मधुबनी जो चित्र लोक शैली है, इसको एक नाम से और जानते हैं, इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं मिथिला पेंटिंग या फिर मिथिला चित्रकला शैली। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखें कि मिथिला चित्रकला शैली बोलते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग चित्रकला शैली फेमस है। अगर आपका जो समय है वो खराब होगा तो ये सभी पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि पटचित्र किस राज्य से संबंधित है, पटचित्र ये जो है चित्रकला की एक शैली है जो कि उड़ीसा में किया जाता है। कहाँ पे, उड़ीसा में। ये तो आप लोग गेस नहीं लगा पाते। लेकिन अगर आपसे पूछे कि तंजावुर जो चित्रकला शैली है, तंजावुर ये चित्र जो शैली है ये किस राज्य की है, तो तंजावुर जो चित्र शैली है ये आप लोग गेस लगा लेंगे कि हाँ भाई ये तमिलनाडु का है। कहाँ का, तमिलनाडु का है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि एक चित्रकला शैली और, अगर आपसे पूछे कि वहाँ पे चेरियल चित्रकला शैली किस राज्य का है, चेरियल चित्र शैली ये किस राज्य का है,
तो ये आप लोग बताएंगे कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है। तो ये सभी बातें इस तरह से आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछे कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में है, तो वो बिहार का है। इसका एक और अन्य नाम है, इसको मिथिला चित्रकला शैली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथिला चित्रकला शैली बोलते हैं। और पटचित्र जो है वो उड़ीसा में फेमस है। तंजावुर चित्रकला शैली तमिलनाडु में फेमस है। उसके अलावा चेरियल चित्रकला शैली जो है आंध्र प्रदेश में फेमस है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे DRDO के बारे में बात हो रहा है। DRDO जिसका पूर्ण रूप होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, और हजारों बार एग्जाम में तो इसका पूर्ण रूप ही पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगर आपसे पूछे कि इसके अध्यक्ष कौन है, DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो ये भी बताएंगे आप लोग, समीर कामत है। कौन है? समीर कामत DRDO के अध्यक्ष है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि ये आपके जो है प्रक्षेपण वगैरह, ये सभी आपके परीक्षण प्रक्षेपण ये सभी कहाँ पे करता है, तो एक द्वीप है व्हीलर द्वीप जिसे बोलते हैं, व्हीलर द्वीप, जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये ज़्यादातर अपना परीक्षण वहीं पे करता है, व्हीलर द्वीप उड़ीसा। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि DRDO अपना परीक्षण कहाँ से करता है, तो व्हीलर द्वीप से करता है। और एक प्रश्न और एक चीज़ और आप लोग याद रखेंगे, ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ये क्या करता है? रक्षा से जुड़ी हुई जो भी उपकरण है उसको बनाता है, उसका नवाचार करता है। नवाचार का मतलब अपग्रेड करता है, उसको अपग्रेडेशन उसमें देता है, उसके नए नए संस्करण बनाता है। तो यही सब काम करता है DRDO। अगला प्रश्न है जो कि आपके पॉलिटी में ये आता है, क्या भाषा के आधार पर बनने वाले राज्यों के पुनर्गठन किस वर्ष में होगी? तो देखिए, भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन है वो जो शुरू हुआ था 1956 में। 1956 में पहला राज्य बना था। कौन बना था? 1956 में पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया था भाषा के आधार पे। आइए चलिए इसका राज्य पुनर्गठन का ये पूरा कहानी देखते हैं। तो देखिए, राज्य पुनर्गठन जो है, ये राज्य पुनर्गठन ये आयोग बनाया गया था। यहाँ पे लिख लेते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। ये आयोग बना था कब? तो ये बना था 1953 में। कब बना था? 1953 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अगर आपसे पूछे कि अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसके अध्यक्ष थे कौन थे? इसके अध्यक्ष फजल अली इसके अध्यक्ष थे। और इसी वजह से इसे फजल अली आयोग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फजल अली आयोग भी बोला जाता है। और इसने अपना रिपोर्ट अगर आपसे पूछे कब सौंपा, ये सभी अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि इसने अपना रिपोर्ट कब सौंपा, इसका गठन कब हुआ था। तो रिपोर्ट जब इस अपने 3 साल बाद यानी कि 1956 में सौंपा था। और रिपोर्ट में ये बताया कि भारत में 14 राज्य होनी चाहिए, 14 राज्य होनी चाहिए और 6 केंद्र शासित प्रदेश होनी चाहिए, जिसे आप लोग संघ राज्य बोलते हैं। तो इसीलिए भाषा के आधार पर पहला राज्य भारत में बना, वो बना 1956 में। भाषा के आधार पर भारत में बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? भारत में बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? वो था आपका आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। ठीक, ये कब बना था? तो ये बना था, यहाँ पे डेट लिखेंगे 1 नवंबर, डेट भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी पूछा जाता है, 1 नवंबर 1956 को। फिर आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था। कौन अलग हुआ था? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कौन अलग हुआ था? तेलंगाना अलग हुआ था। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे इस प्रश्न से। देखिए, भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1956 में, इसका जवाब होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे फजल अली, इसी वजह से इसे फजल अली आयोग भी बोला जाता है। रिपोर्ट इसने 1956 में सौंपा था और बताया था कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भारत में होने चाहिए। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
और इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है, आंध्र प्रदेश है। 1 नवंबर 1956 को ये बना था और यहाँ से आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग किया गया था। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिखे गए हैं सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आ गए गांधी जी, ये मॉडर्न हिस्ट्री से है। मॉडर्न हिस्ट्री से है, कह रहा है कि गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था। गजब का प्रश्न है ये। चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में पूछा जाता है। तो राजकुमार शुक्ल ने इन्हें बुलाया था। कौन बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने, कि राजकुमार वर्मा? तो यही इन्होंने ही बुलाया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं चंपारण में और चंपारण सत्याग्रह पढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह क्या था ये हम लोग देखते हैं। सत्याग्रह, तो देखिए चंपारण जो सत्याग्रह है ये हुआ था 1917 में, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। कहाँ पे? बिहार में हुआ था। और किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों के विरुद्ध। और यहाँ पे क्या चल रहा था? अंग्रेजों के द्वारा 3 कठिया प्रथा चलाई जा रही थी। 3 कठिया प्रथा चलाई जा रही थी। 3 कठिया प्रथा क्या था कि आपके 20 कट्ठे जमीन में से आपको 3 कट्ठे पे नील की खेती करनी ही करनी थी। तो ये था आपका 3 कठिया प्रथा। किसकी खेती ये लोग करवाते थे? नील की खेती करवाते थे। तो ये बात था। और जो चंपारण सत्याग्रह था ये गांधी बापू का भारत में पहला सत्याग्रह था। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन था, अगर आपसे पूछे कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब किया, तो आप लोग क्या बताएंगे कि गांधी जी ने अपना पहला जो सत्याग्रह था वो 1906 में ही कर लिया था। कब कर लिया गया था? कब किए थे? जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। तो ये यहाँ से एग्जाम में प्रश्न घुमाता है, कहता है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब किया था। तो कुछ बच्चे 1917 चंपारण लगा देते हैं, लेकिन नहीं, 1917 वाला चंपारण नहीं था। वो पहला सत्याग्रह 1906 वाला जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी किए थे वो वाला था। और भारत में पहला सत्याग्रह जब पूछेगा तब आप लोग बताएंगे कि हाँ 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। तो इतनी बातें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। ये इसका रिवीजन हम लोग करेंगे अब। तो राजकुमार शुक्ल ने इन्हें चंपारण बुलाया था। उसके अलावा ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में, और कहाँ पे? चंपारण में जिला है, बिहार में एक जिला है चंपारण, वहाँ पे हुआ था। और यहाँ अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था और ये 3 कठिया प्रथा चलाई जा रही थी, जिसमें 20 कट्ठे जमीन में से 3 कट्ठे पे नील की खेती करना अनिवार्य था। इसकी वजह से चलाया गया था। ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। और गांधी जी का केवल पहला सत्याग्रह पूछे तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अगला प्रश्न है ओलंपिक से संबंधित है। तो देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 कहाँ हुआ था? तो 2020 वाला जो ओलंपिक था वो टोक्यो में हुआ था। कहाँ पे? टोक्यो। और टोक्यो कहाँ पर पड़ता है? जापान में। 2020 में वहाँ पे हुआ था। अगर आपसे पूछे कि 2016 में ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था रियो में। रियो कहाँ पे है? ब्राज़ील में। कहाँ पे? ब्राज़ील में, वहाँ पे हुआ था। अगर आपसे पूछे कि 2024 में कहाँ पे हुआ था, तो 2024 जो है पेरिस में हुआ था। कहाँ पे हुआ है? पेरिस, फ्रांस में, अभी हाल ही में होकर के ख़त्म हुआ। अगर आपसे पूछे कि 2026 में, 2028 में कहाँ पे होगा, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें करके बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए, और कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करके बताते हैं कि ये क्लास आपको कैसा लगा तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ से पीडीएफ इसका पा सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने। और अगला प्रश्न फिर आ चुका है साइंस से, और कह रहा है कि किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो देखिए हाइड्रोजन में क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। क्यों न्यूट्रॉन नहीं होता? आइए चलिए हम बताते हैं। देखिए हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है वो 1 होता है। ठीक, अगर आपको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़े, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़े हाइड्रोजन का, तो वो कितना होता है? 1s1 होता है। कितना होता है? 1s1 होता है। ठीक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं।
अगर हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करें, कितने होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हर समस्थानिक किसे बोलते हैं? जिसका परमाणु क्रमांक सेम होता है और द्रव्यमान संख्या जो है, परमाणु भार, वो अलग अलग होता है। कौन कौन से होते हैं? 1s1, 1h1, 1h2 और 1h3 होता है, जिसे क्या बोलते हैं? पहले वाले को बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम जो कि यही हाइड्रोजन होता है, और दूसरे वाले को बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम दूसरे वाले को बोलते हैं, और तीसरे वाले को बोलते हैं ट्रीटियम। क्या बोलते हैं? ट्रीटियम बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और जिसमें से ये रेडियो सक्रिय होता है, और ड्यूटेरियम सबसे भारी हाइड्रोजन होता है, और जो है प्रोटियम जो होता है, इसको ही बोलते हैं क्या? इसको ही बोलते हैं हाइड्रोजन। ठीक, इसको ही बोलते हैं हाइड्रोजन। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन को, इसको भविष्य का ईंधन बोला जाता है। भविष्य, इसको भविष्य का ईंधन बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि भविष्य में जो सभी चीज़ें हैं वो हाइड्रोजन से चले, इसी वजह से इसे भविष्य का ईंधन बोला जाता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि इसकी खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि इसकी परमाणु क्रमांक 1 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। ठीक, और हाइड्रोजन की बात करें तो ये इसके 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। ठीक, और 1h1, 1h2, 1h3, इसको हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 भी बोला जाता है। उसके अलावा इसको हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बोलते हैं, और इसकी खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। अगला प्रश्न फिर साइंस से आ चुका है, कह रहा है कि एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो इससे मापते हैं हम लोग तरंग दैर्ध्य को। एंगस्ट्रॉम में किसको मापते हैं? तरंग दैर्ध्य को मापते हैं एंगस्ट्रॉम में। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए कुछ मात्रकों के बारे में देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आपसे पूछे कि लेंस की शक्ति को किस में मापते हैं, आप लोग बताएंगे जैसे लेंस की शक्ति को हम लोग किस में मापते हैं, क्योंकि मात्रक से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, और रेलवे वगैरह में तो बहुत पूछा जाता है। तो मैं लेंस की जो शक्ति होती है उसे डायोप्टर में मापते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता हम लोग किस में मापते हैं, तो ध्वनि की जो तीव्रता है उसको डेसीबल में मापते हैं। किस में मापते हैं? डेसीबल में मापते हैं। अगर आपसे पूछे कि ऊर्जा को किस में मापते हैं, ऊर्जा को, तो इसको मापते हैं हम लोग जूल में। किस में मापते हैं? जूल में मापते हैं। अगर आपसे पूछे कि अगर त्वरण मापना हो, त्वरण किस में मापते हैं, तो इसको मापते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण किस में मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अगर वेग मापना हो तो मीटर प्रति सेकंड में मापेंगे। अगर आपको पूछे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कोणीय वेग का मात्रक क्या है, कोणीय वेग क्या का मात्रक क्या है, तो कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड कोणीय वेग का मात्रक होता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिखे गए हैं सभी आपके एग्जाम के लिए एकदम तूफान के जैसे है। ठीक, तो देखिए एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम में मापते हैं तरंग दैर्ध्य को। बल्कि अगर आपसे पूछे कि प्रतिरोध को ओम में मापते हैं, कोणीय वेग को रेडियन प्रति सेकंड में मापते हैं, लेंस की शक्ति को किस में मापते हैं, इसको मापते हैं डायोप्टर में, और ध्वनि की तीव्रता को किस में मापते हैं, इसको मापते हैं डेसीबल में। उसके अलावा ऊर्जा को किस में मापते हैं? जूल में। त्वरण को किस में मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को में त्वरण को मापते हैं। अगला प्रश्न है कि आवृत्तियों को किस में मापा जाता है, तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे आवृत्ति को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। और कुछ मात्रकों के बारे में फिर चर्चा कर लेते हैं, जैसे अगर आप कुछ अन्य मात्रकों के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि रेडियन में किसको मापा जाता है, रेडियन में, तो रेडियन में जो है, रेडियन में तलीय कोण को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? तलीय कोण को मापा जाता है। तलीय कोण का मतलब क्या? जो 2D होते हैं, जो 2D होते हैं उनको मापा जाता है। अगर आपसे पूछेगा स्टेरेडियन में किसको मापते हैं, स्टेरेडियन में किसको मापते हैं, स्टेरेडियन में, तो इसको इसमें मापते हैं, इसको मापते हैं ठोस कोण को।
ठोस कोण, जिसको घन कोण भी बोलते हैं, ठोस कोण भी बोलते हैं, इसको जो है 3D विमाओं को मापा जाता है, 3D विमाओं को मापा जाता है इसमें। कैंडेला में किसको मापते हैं? कैंडेला में तो इसमें ज्योति तीव्रता को मापते हैं। किसको? ज्योति तीव्रता को मापते हैं कैंडेला में। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा हमने अभी बताया कि विद्युत धारा को किस में मापते हैं? विद्युत धारा, ये तो इस क्लास में 3 बार हो चुका है। तो विद्युत धारा में हम लोग एम्पियर मापते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाता है। अगर आपसे पूछे कि वो विद्युत विभव को किस में मापते हैं, विद्युत विभव को किस में मापते हैं, तो वो मापते हैं आपको वोल्ट में। किस में मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, आवृत्ति मापा जाता है हर्ट्ज में, 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है, और सिंबल HZ इस तरह का होता है। और रेडियन में किसको मापा जाता है? तलीय कोण को, जो 2D होते हैं। स्टे रेडियन में मापा जाता है 3D कोण को, जो ठोस कोण होते हैं। ठीक, उसके अलावा कैंडेला ज्योति तीव्रता की इकाई है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। विद्युत धारा में मापा जाता है, विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में, और विद्युत विभव को मापा जाता है वोल्ट में। किस में मापा जाता है? वोल्ट में। तो ये सभी बातें आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। जितने भी प्रश्न है सभी एग्जामों में पूछी गई है। तो चलिए हम लोग आप बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब किस कार्य पे मिला? तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज 1921 में दिया गया था, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब आइंस्टीन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि सापेक्षता का अगर आपसे पूछे कि सिद्धांत किसने दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, और ये बात भी एग्जाम में पूछा गया है। और ये प्रश्न किस सब्जेक्ट से है? साइंस से है। तो देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत भी आइंस्टीन ने ही दिया था। और क्या होता है सापेक्षता का सिद्धांत? E बराबर mc²। ठीक, E बराबर mc², जिसकी खोज इन्होंने 1905 में इसे दिया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब नोबेल प्राइज यहाँ पे आया है, तो अगर बता दीजिए आप लोग कि नोबेल की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत 1901 में हुई थी। आपके एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं की याद में दिया जाता है, जो कि स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। फिर पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, फिर अर्थशास्त्र में भी शुरू किया गया। तो अर्थशास्त्र में अगर आपसे पूछे कि नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1969 में 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है। ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो 1921 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए इन्हें मिला था। ठीक, अब बात करते हैं कि नोबेल की शुरुआत 1901 में हुई थी। उसके अलावा अर्थशास्त्र का नोबेल शुरुआत कब हुई? 1969 में। और सापेक्षता का सिद्धांत E बराबर mc² 1905 में आइंस्टीन ने ही दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन ने ही दिया था। अगला प्रश्न है कि कोशिका का शक्ति का स्रोत क्या होता है? तो कोशिका का शक्ति का स्रोत आ गया आपका बायो से प्रश्न है। कह रहा है कि कोशिका का शक्ति का स्रोत क्या होता है? तो बच्चों को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिका में शक्ति का स्रोत होता है। अब यहाँ से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? तो अगर आपसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो आप लोग क्या बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने किया था। किसने किया था? आल्टमैन ने किया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कोशिका श्वसन कैसे करता है, कोशिका जो है अपना श्वसन क्रिया किसके द्वारा करता है? तो कोशिका जो है अपने श्वसन क्रिया जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही करता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ये अपना श्वसन करता है। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोला जाता है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। अगर आपसे पूछे कि आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, आत्महत्या की थैली कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं? तो राइबोसोम की। अगर आपसे पूछे कि कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं, आत्महत्या
की थैली, ये किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपके लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए कि कोशिका का शक्ति का स्रोत क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिका का शक्ति का स्रोत। और खोज किसने किया था? तो इसका खोज आल्टमैन ने किया था। अगर आपसे पूछे कि श्वसन क्रिया में जो है कोशिका अपना श्वसन क्रिया किसके द्वारा करती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा करती है। और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एड्स किस कारणों के द्वारा होता है? तो एड्स जो है उसमें ये विषाणु के कारण होता है। रोग और उनसे उनके कारक भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एड्स के बारे में पूछे तो विषाणु के कारण होता है। और एड्स में बात करें तो वायरस कौन सा होता है? एड्स में वायरस कौन सा होता है? तो इसमें HIV वायरस होता है। कौन सा वायरस? HIV वायरस होता है। अगर आपसे पूछे कि ये प्रभावित किसको करता है? एड्स प्रभावित किसको करता है? तो ये आपके रक्त में एड्स प्रभावित रक्त में टी कोशिका को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? रक्त में टी कोशिका को एड्स प्रभावित करता है। उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें पूछी जाती है। अगर आपसे पूछे कि एलिसा टेस्ट का संबंध किससे है? तो एलिसा जो टेस्ट है वो एड्स से संबंधित है, एड्स में किया जाता है। और इसके अलावा आप लोग भी ध्यान रखेंगे कि रेड रिबन का संबंध किससे है? रेड रिबन का संबंध ये भी किससे है? ये भी एड्स से है। एड्स के जो मरीज होते हैं उन पे इस तरह का रेड रिबन इस तरह का ऐसे बनाया जाता है, आप लोग देखे होंगे। उसके अलावा एड्स दिवस कब लोग हम मनाते हैं? एड्स दिवस, पूरा विश्व एड्स दिवस कब मनाता है? 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर के दिन। चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि एड्स किस कारणों के द्वारा होता है। तो एड्स विषाणुओं के द्वारा होता है। और एड्स में वायरस HIV वायरस होता है। प्रभावित किसको करता है? रक्त में टी कोशिका को प्रभावित करता है। और एलिसा टेस्ट एड्स से संबंधित है। और रेड रिबन का संबंध किससे है? एड्स से। अगर आप लोग रेड रिबन नहीं समझ पा रहे होंगे तो इस तरह का ऐसे सिंबल बना होता है, इस तरह का एड्स से संबंधित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो ये आ गया अब आपका सिंधु घाटी सभ्यता। तो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य भारत में मिले थे वो मिले थे आपके मेहरगढ़ से। कहाँ से, कहाँ पे मिले थे? तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से। यहाँ पे लिख देते हैं, मेहरगढ़ से मिला था। गठ नहीं है भैया, गढ़ है। मेहरगढ़ से मिला था। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ये जो मेहरगढ़ है ये स्थित कहाँ वर्तमान समय में कहाँ पे स्थित है? तो ये बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? बलूचिस्तान में मेहरगढ़ स्थित है। तो यहाँ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। और भी सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ चीज़ों का साक्ष्य मिला था जो कि आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो वो कालीबंगा से मिला था। कहाँ से मिला था? कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। अगर आपसे पूछे कि गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला था? गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो वो लोथल से मिला था। कहाँ से? लोथल से मिला था। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला था? चावल का साक्ष्य ये कहाँ से मिला था? तो ये रंगपुर और लोथल से मिला था। कहाँ से? रंगपुर एंड लोथल से मिला था। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर सूती कपड़े पूछ ले, यहाँ पे ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो वो मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो से मिला था। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि विशाल अन्नागार कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। तो इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आ चुका फिर साइंस से, कह रहा है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो देखिए उपकरणों से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि फला उपकरण किस चीज़ से मापी जाती है, फला उपकरण से क्या चीज़ें मापी जाती हैं। जैसे आर्द्रता पूछ ले तो वहाँ पे देखिए पदेन र लगा हुआ है। तो इस तरह से आप लोग इसका जवाब क्या देंगे? इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। इसको हाइग्रोमीटर से मापते हैं। किस में मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे आपेक्षिक घनत्व, जल का आपेक्षिक घनत्व किस में मापते हैं? तो इसके जवाब आप लोग बताएंगे कि हाइड्रोमीटर में। किस में मापते हैं?
हाइड्रोमीटर में। ठीक, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे अंतर करके देखेंगे। अगर आर्द्रता पूछे तो हाइग्रोमीटर में, अगर आपेक्षिक घनत्व पूछे तो हाइड्रोमीटर। तो दोनों अलग मीटर है, ये हाइग्रोमीटर है, ये हाइड्रोमीटर है। ठीक, आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर और आपेक्षिक आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि मैनोमीटर से क्या चीज़ें मापी जाती है, मैनोमीटर से क्या चीज़ें मापी जाती है, तो मैनोमीटर से जो है गैस का दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? गैस का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे बैरोमीटर से क्या चीज़ें मापी जाती है, बैरोमीटर से क्या चीज़ें मापी जाती है, तो इससे वायुमंडलीय दाब मापी जाती है। क्या मापी जाती है? वायुमंडलीय दाब मापी जाती है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे एनीमोमीटर से क्या मापी जाती है, एनीमोमीटर से क्या चीज़ें मापी जाती है, तो एनीमोमीटर से वायु की दिशा मापी जाती है। वायु की गति मापी जाती है। ठीक, तो अगर आपसे पूछे कि पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। क्या मापा जाता है? उच्च ताप मापा जाता है, पायरोमीटर से मापा जाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्द्रता किस उपकरण से, तो देखिए पहला वाला प्रश्न भी रिवीजन नहीं किए हम लोग। तो देखिए भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। कहाँ से? मेहरगढ़ से। स्थित कहाँ पे है? बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? बलूचिस्तान में। चावल का साक्ष्य कहाँ से? रंगपुर लोथल से प्राप्त हुआ था। और जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला था। और गोदीबाड़ा, जिसे बंदरगाह या फिर पोर्ट भी बोलते हैं, लोथल से मिला था। चावल का जो सूती कपड़े मोहनजोदड़ो से मिले थे। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो इसको मापते हैं हाइग्रोमीटर से। किसमें? हाइग्रोमीटर से। और आपेक्षिक घनत्व ये हाइड्रोमीटर से मापी जाती है। मैनोमीटर से गैस का दाब मापते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, जबकि एनीमोमीटर से वायु की गति मापते हैं, और पायरोमीटर से उच्च ताप का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि दाब की इकाई क्या है। तो देखिए दाब की इकाई के बारे में बात करें तो देखिए दाब की जो इकाई है वो है पास्कल। पास्कल क्या है? पास्कल दाब की इकाई है। या फिर इसको मापते हैं हम लोग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में भी इसको माप सकते हैं। या फिर इसको एक और यूनिट में माप सकते हैं, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर में भी इसको मापते हैं। तो आपके एग्जाम में जो भी पूछे, या फिर दाब का मात्रक, या फिर पास्कल पूछ ले, या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। और दाब के बारे में बात करें, ये वायुमंडलीय दाब नहीं है, ये प्रेशर वाला दाब है, जिसको पास्कल में मापते हैं। वहीं अगर आपसे पूछे कि घनत्व को हम लोग किस में मापते हैं, घनत्व को, तो घनत्व को मापते हैं किलोग्राम प्रति घन में, मीटर क्यूब में, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में। अगर आपसे पूछे चाल पूछ ले, चाल, तो चाल आप लोग सभी बताएंगे मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे त्वरण किस में मापते हैं, त्वरण, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये थोड़ा सा अंतर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर आपसे पूछे कार्य को किस में मापते हैं, तो कार्य को बताएंगे न्यूटन मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? न्यूटन मीटर में, या फिर मापते हैं इसे जूल में। किस में मापते हैं? जूल में। ठीक, अगर आपसे पूछे कि शक्ति को किस में मापते हैं, शक्ति को, तो शक्ति को मापते हैं हम लोग जूल प्रति सेकंड में, जूल प्रति सेकंड में, या फिर इसे वाट में मापते हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि दाब की इकाई क्या है, दाब को मापते हैं पास्कल में, या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में, और किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। घनत्व का मापन जो है किलोग्राम प्रति घन क्यूब में होता है। चाल मीटर प्रति सेकंड, त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कार्य न्यूटन मीटर में मापते हैं, जूल में भी मापते हैं, और न्यूटन मीटर में कार्य को मापते हैं, या फिर जूल में मापते हैं। शक्ति को मापते हैं न्यूटन जूल प्रति सेकंड में, या फिर वाट में। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गलती हो गई है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहले बौद्ध संगीति हुई। तो पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी आपके किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। महापरिनिर्वाण भगवान बुद्ध की कब हुई थी? तो ये हुई थी 483 BC में। कब हुआ था? 483 BC में। और इसी समय ही राजगृह में, कहाँ पे हुई थी? राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई थी
पहली वाली बौद्ध संगीति राजगिरी में 483 BC में। और इस समय अगर आपसे पूछे कि किसका शासन था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे अजात शत्रु का शासनकाल था। किसका? अजात शत्रु का शासनकाल था। ठीक, अब दूसरी वाली बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो इसके 100 साल बाद यानी कि 383 BC में हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? ये वैशाली में हुई थी। कहाँ पे? वैशाली में हुई थी। और यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि किसका शासन था, अगर आपसे पूछे कि इसमें किसका शासन था, तो इस समय कालाशोक का शासन था। किसका शासन था? कालाशोक का शासन था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो 255 BC में हुई थी। ये हुई थी 255 BC में। अगर आपसे पूछे कहाँ पे हुई थी, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोक का शासन था, पाटलिपुत्रा में हुई थी। और इस समय शासन किसका था? तो इस समय शासन अशोक का था। और जो चौथी बौद्ध संगीति, टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, चारों के बारे में हम लोग देखते हैं। और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो ईस्वी की पहली शताब्दी में, और वो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इस समय शासन कौन थे? कनिष्क के समय में हुई थी। किसके समय में? कनिष्क के समय में हुई थी। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो वो हुई थी राजगृह में। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। और जो है पहली बौद्ध संगीति जो भगवान बुद्ध का महान परिनिर्वाण हुआ था 483 BC में। और जन्म कब हुआ था भगवान बुद्ध का? यहाँ पे बताएंगे आप लोग। जन्म अगर आपसे पूछे तो 563 BC में, 563 BC में इनका जन्म हुआ था। और महापरिनिर्वाण 483 BC में हुआ था। और इसी समय तुरंत ही राजगिरी में पहली बौद्ध संगीति हुई। और उसके जो शासन थे वो शासन किसका था? अजात शत्रु का। दूसरी बौद्ध संगीति 383 BC में हुई थी। और वो हुई थी वैशाली में। और इस समय शासन कौन थे? कालाशोक थे। कालाशोक के समय में हुआ था। और तीसरी बौद्ध संगीति 255 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के समय में हुआ था। और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय में हुआ था। और दाब किसकी इकाई है? तो देखिए, अब यहाँ पे प्रश्न आ चुका 2 बार वही चीज़ है क्या? तो दाब जो है पास्कल की इकाई, पास्कल अभी हमने बताया। तो 2 बार ये प्रश्न आ चुका है, पास्कल। या फिर इसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में भी माप सकते हैं, या फिर इसे ही किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर में भी इसे माप सकते हैं। तो ये कुछ मात्रक के हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये तो आप लोग कर ही लेंगे। चलिए आइए होमवर्क दे देते हैं। चलिए देखिए, घनत्व का मापन अगर आपसे पूछ ले, अभी इससे पहले वाले प्रश्न में हम बताया है, घनत्व का मापन अगर आपसे पूछे किस में किया जाता है, इकाई बताइए। उसके बाद चाल का मात्रक बताइए, फिर चाल का मात्रक बताइए। उसके बाद त्वरण का मात्रक बताइए। ठीक, उसके बाद कार्य का मात्रक बताइए, कार्य का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक बता दीजिए क्या होता है। और एक हमने बताया नहीं, फिर भी आप लोग बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, तो ये भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप लोग बताएंगे। ठीक, अगला प्रश्न है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार को बनाया गया 1912 में। कब बनाया गया? 1912 में बनाया गया। और बिहार को बनाए जाने की घोषणा जो है, घोषणा कब हुई थी? तो ये घोषणा हुई थी 1911 में। कब हुई थी? 1911 में। और 1911 में इस समय चल रहा था दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार में ही इसकी घोषणा हुई थी बिहार को बनाए जाने की। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि ये बिहार जो है, बिहार कहाँ गया? यहाँ पे है। ये अलग किससे हुआ था? आखिर ये अलग किससे करके बनाया गया था? भारत के किस राज्यों से अलग करके बनाया गया था? तो ये बंगाल से अलग करके बनाया गया था। बंगाल से अलग करके बनाया गया था। आप लोग सारे प्रश्नों पे जोर देंगे, नहीं तो क्या पता एग्जाम में क्या प्रश्न पूछ ले। और अगर आपसे पूछे कि झारखंड बिहार से अलग करके झारखंड कब बनाया गया था, झारखंड बिहार से अलग करके कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 15 नवंबर सन 2000 को। कब बनाया गया था? 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया था। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है बिहार के बारे, झारखंड के बारे में, ये इम्पोर्टेंट है।
एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1912 में बना। घोषणा कब हुआ था? 1911 के दिल्ली दरबार में इस बनाए जाने की घोषणा हुई। और ये किससे अलग करके बनाया गया था? बंगाल से अलग करके बनाया गया। फिर 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड अलग करके बनाया गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो एक दुष्ट इसका दास था, तो जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या था? बख्तियार खिलजी। अभी बताएंगे इसको हमने दुष्ट क्यों बोला। तो इसको दुष्ट बोलने का रीज़न यही है कि ये नालायक पढ़ता लिखता नहीं था और ये क्या करता था, जो विश्वविद्यालय वगैरह है उसको नष्ट कर देता था। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, तो ये कहाँ पे है? नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो वो है, यहाँ पे पूरा लिखेंगे नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात कर लेते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाता है, इसको नष्ट किसने किया था? तो नष्ट करने वाले यही हैं, बख्तियार खिलजी। और इसने ही एक और विश्वविद्यालय था जिसका नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये इसको नष्ट किसने किया था? तो इसको नष्ट करने वाले भी कौन थे? ये थे आपके बख्तियार खिलजी। तो ये दुष्ट पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, वो स्कूल देखता था, विद्यालय देखता था, उसको तोड़वा देता था। तो ये दुष्ट सही में दुष्ट था। तो देखिए, अब मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। नालंदा विद्यालय को ये नष्ट करवाया था और साथ ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इसने ही नष्ट कराया था। अगला प्रश्न है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन लिए थे? अंबेडकर। भाग का मतलब पार्टिसिपेट, ये नहीं कि वो सम्मेलन छोड़ के भाग गए, वो उस वाला भाग का मतलब ये नहीं है। तो देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे और सम्मेलन हो कहाँ पे रहा था? लंदन में हो रहा था। और कब कब पे हुआ था? तो 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन 1931 में, चौथा वाला गोलमेज सम्मेलन 1932 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि पूना पैक्ट कहाँ पे हुआ था? पूना पैक्ट तो ये 1932 में हुआ था। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये भीमराव अंबेडकर और हुआ था, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। किसके बीच में? भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। और भीमराव अंबेडकर ने इसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति की मांग किए थे। किस चीज़ की मांग किए थे? अलग निर्वाचन पद्धति की मांग किए थे। और अलग निर्वाचन पद्धति की जो इनकी मांग थी उसे रद्द कर दिया गया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसी वजह से ये थोड़ा सा फेमस है। तो चलिए हम लोग इसका रिवीजन करते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में, और ये लंदन में गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और जो है 1932 में। और गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे ये आप लोग बताएंगे। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, भीमराव अंबेडकर वर्सेस गांधी के बीच में। और इसमें भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति की मांग की थी, उसको रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए, कह रहा कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, कराची अधिवेशन और लाहौर अधिवेशन, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों अधिवेशन ये पूछा जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी अध्यक्षता किए थे आपके वल्लभ भाई पटेल ने। कौन किए थे? वल्लभ भाई पटेल। और इसकी जो कराची अधिवेशन हुआ कब था? ये 1931 में हुआ था। और इसमें क्या मेन था? क्योंकि इसमें कुछ चीज़ों की मांग की गई थी। क्या क्या चीज़ें मांग की गई थी? तो इसमें मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार की मांग की गई थी। तो इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मौलिक एवं आर्थिक अधिकार जो थे, मौलिक और आर्थिक अधिकार की इसमें मांग की गई थी। ठीक, इस वजह से ये पूछा जाता है। अब एक तो है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन भी बहुत पूछा जाता है। तो ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और इसमें अध्यक्ष कौन थे लाहौर अधिवेशन में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे इसके अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसमें किस चीज़ की मांग की गई थी? तो इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी।
किस चीज़ की, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो इस वजह से ये भी बहुत पूछा जाता है। और एक तो था बेलगांव अधिवेशन, यहाँ पे लिखते हैं बेलगांव अधिवेशन। तो ये बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? ये 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में। और इसकी अध्यक्षता, ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। ठीक, कराची अधिवेशन भी एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। तो इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछे कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यहाँ पे मात्रा रहेगा भैया, 1931 में हुआ था। और इसमें मौलिक और आर्थिक अधिकार की मांग की गई थी, इस वजह से ये थोड़ा फेमस हो गया। और लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इस वजह से ये फेमस है। और बेलगांव अधिवेशन गांधी जी ने किया था और ये 1924 में हुआ था। और एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता किया था, तो इस वजह से ये भी फेमस है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज की क्लास में बस इतना ही। मुझे पूरा यकीन है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, आपको मज़ा आया होगा। तो अगर मज़ा आया है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए इसी तरह के रोज़ एक क्लास पाने के लिए। धन्यवाद।